Hello everyone, this is Archie Verma and this video is part 3 of the chapter Cell Cycle and Cell Division, and in this video we are going to talk about the G0 phase and about the basics of the meiosis. So before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. So let's start with the video. सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं G0 फेज़ के बारे में, जिसको हम क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं या फिर क्विसेंट फेज़ भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा फेज़ है सेल साइकिल का जिसमें कि जो सेल है वो G1 फेज़ को यानी कि गैप 1 फेज़ को एग्जिट कर देता है, यानी कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है सेल साइकिल का, इंटरफेस के अंदर ही उसको एग्जिट कर देता है, उसको लीव कर देता है। अगर G1 फेज़ ही नहीं होगा, उसके आगे S फेज़ भी नहीं चल पाएगा, ना ही G2 पे आ पाएगा सेल, और ना ही माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस है या फिर साइटोकाइनेसिस है उसको परफॉर्म कर पाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर जो सेल है वो सेल साइकिल में तो रहता है, लेकिन सेल साइकिल की एक ऐसी इनएक्टिव स्टेज में रहता है जिसमें कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, यानी कि जो उसका फंक्शन है कैटाबॉलिज्म का या एनाबॉलिज्म का या जो भी एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उसके अंदर वो तो परफॉर्म करेगा, लेकिन उसी साथ साथ में वो डिवीजन शो नहीं करेगा, जैसे कि हमारे हार्ट के सेल्स या फिर हमारे न्यूरॉन्स या फिर हमारे मसल सेल्स। ओके, साथ ही साथ में जैसे एग्जांपल और बता देती हूँ, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि परमानेंटली ही G0 फेज़ के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि टेम्पररी रहते हैं और अपने आप को अपनी जो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है उसको रिवाइव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जैसे बताया कि हमारे जो हार्ट के सेल्स हैं या फिर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं और मसल सेल्स हैं, ये सारे के सारे जो है कॉन्स्टेंटली एंड परमानेंटली G0 फेज़ के अंदर ही रहते हैं। लेकिन उसी जगह जब हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर जब वो लेटरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होते हैं डी डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, तो वापस अपनी वो G0 से हट करके अपनी G1 फेज़ को मेंटेन कर लेते हैं और फिर उसके बाद में माइटोसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, G0 फेज़ को हम क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं, फिर क्विसेंट फेज़ भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो सेल है वो अपनी सेल साइकिल में तो रहता है, लेकिन एक सेल साइकिल के ऐसे फेज़ में चला जाता है जिसमें कि वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव के इन सेंस इनएक्टिव इस तरीके से कि वो सेल साइकिल में सेल डिवीजन नहीं करेगा। G1 फेज़ को एग्जिट करता है और वो डिवीजन नहीं करेगा, सेल डिवाइड नहीं करने वाला है, लेकिन मेटाबॉलिकली कम्प्लीटली एक्टिव रहेगा। साथ ही साथ में ये एग्जाम्पल जैसे मैंने बताए थे कि कुछ होते हैं ऐसे सेल्स जो कि हमेशा ही परमानेंटली ही G0 फेज़ में रहते हैं, और कुछ होते हैं जो कि टेम्परेरीली रहते हैं, है ना, वापस अपने आप को रिवाइव कर लेते हैं। तो जो परमानेंट रहते हैं उसके एग्जाम्पल्स मैंने बताया हार्ट सेल्स, न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स, और जो टेम्परेरी रहते हैं उसमें से दे रखा है मैंने एग्जाम्पल लेटरल मेरिस्टेम। अब बात करते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, क्योंकि उसके थ्रू यानी कि जब ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन चलता है, मियोसिस चलता है, उसके बाद जो भी हमारे पास सेल्स बनते हैं उनका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो हाफ हो जाता है। जैसे कि अगर हमने स्टार्टिंग में जो सेल था, जो मदर सेल था जिसके अंदर डिवीजन हुआ है, मियोसिस हुआ है, वो अगर 2n था तो बाकी के जितने भी सेल्स बन रहे हैं वो n की प्लॉइडी के होंगे। और बेसिकली जब हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं माइटोसिस के हिसाब से, तो माइटोसिस जो था उसमें जो फाइनली सेल बन रहे थे वो 2 बन रहे थे। एक जो सेल था वो डिवाइड करता था 2 के अंदर, ठीक है। तो माइटोसिस इस तरीके से होता था और उसमें जो प्लॉइडी लेवल था वो एग्जैक्टली सेम ही रहता था। अगर वो स्टार्टिंग में जो सेल है वो n का है तो जो एंड में सेल बनेंगे यानी डॉटर सेल्स बनेंगे वो भी n के ही होंगे, n प्लॉइडी होगी उनकी। लेकिन यहाँ पे मियोसिस के अंदर अगर स्टार्टिंग वाला सेल जो है वो 2n का है तो फाइनली जो सेल्स बनेंगे, पहले बताओ 4 बनेंगे, ठीक है, 4 सेल बनेंगे, बीच में 2 मियोसिस होंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन हाँ जो भी फाइनल सेल्स बनेंगे वो 4 बनेंगे नंबर में, और सबकी जो प्लॉइडी होगी वो हाफ होगी, n इस तरीके से होगी 4, ठीक है, 4 सेल्स बन जाएंगे। और इसी वजह से बिकॉज प्लॉइडी हाफ हो रही है, इस वजह से इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो मियोसिस है ये कहाँ पे किन सेल्स में होता है। जैसे माइटोसिस हमने देखा था कि नॉर्मल सोमा सेल्स में हो सकता है और कुछ ऑर्गेनिज्म के सेक्स सेल्स में हो सकता है, तो वैसे ही यहाँ पे जो मियोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल्स में चलेगा, या जो हमारे गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करने वाले सेल्स होते हैं, है ना, oogenesis में, स्पर्मेटोजेनेसिस में, उन्हीं में पार्टिसिपेट करने उन्हीं में से ये वाला टाइप ऑफ सेल डिविजन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि मियोसिस हमें सिर्फ और सिर्फ जो सेक्स सेल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन करने वाले जो सेल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे जो सेक्स सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन हमारे मियोसिस से ही हुआ है। एक्सेप्शन है हमारे पास ड्रोन का, ठीक है, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो होती है, उनका जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के थ्रू नहीं होता, वो माइटोसिस के थ्रू होता है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी सारे सेक्स सेल्स हैं उनमें तो कम्प्लीटली नहीं बोल सकते कि मियोसिस होता है, लेकिन हाँ मियोसिस सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल्स में चलता है,
मियोसिस सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल्स में चलता है, या फिर जो हमारे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के थ्रू हो सकता है, या फिर लाइक ये बोल सकते हो आप, इन शॉर्ट मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ लिंक्ड है गैमीट्स के साथ में, लेकिन सारे के यानी कि जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं सबके गैमीट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के साथ में लिंक नहीं है, बिकॉज मियोसिस के बिना भी गैमीट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन मियोसिस अगर चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स में ही चल रहा है। ठीक है, ये मतलब है मेरा। मियोसिस डायरेक्टली लिंक्ड है गैमीट्स के साथ में, लेकिन सारे के सारे गैमीट्स जो हैं वो कंप्लीटली मियोसिस के साथ में लिंक नहीं है, वो माइटोसिस के थ्रू भी बन सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये गैमीट्स बनाने में लाइक क्यों बना रहा है हमें एन प्लॉइडी के गैमीट्स क्यों बनाने हैं। अगर मैं बात करती हूँ हम ह्यूमंस की, तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। तो हमें क्या ज़रूरत क्या है मियोसिस चलाने की, हम माइटोसिस के थ्रू अपने गैमीट्स का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, तो अगर मान लेते हैं कि हमने ऐसे कोई गैमीट्स बनाए हैं जिसमें एग्जैक्टली सेम 46 क्रोमोसोम आए हैं मदर के और फादर के, और वो आकर के एज इट इज फ्यूज़ हो गए, तो नंबर जो क्रोमोसोम का है वो कॉन्स्टेंटली जनरेशन बाय जनरेशन इंक्रीज ही होगा। ठीक है, फिर उस लाइक जैसे नेक्स्ट जनरेशन जाएगी तो उसके पास 46 + 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और फिर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन जाएगी उसके पास 46 + 46 + 46 + 46 इस तरीके से क्रोमोसोम होंगे। तो मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनका जो पेयर्स है वो कंप्लीटली इंक्रीज होता चला जाएगा जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है, तो जो प्लॉइडी लेवल है उसको कंप्लीटली जनरेशन बाय जनरेशन मेंटेन करना है, इस वजह से हम मियोसिस का हेल्प लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, जैसे अगर मदर है, ठीक है, मदर के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, अब अगर हम प्लॉइडी लेवल को हाफ कर देंगे, ठीक है, हमारे जो गैमीट्स बन रहे हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे, और हम सेम फादर के साथ में भी करेंगे, 23 क्रोमोसोम्स फादर से आ जाएंगे, 23 क्रोमोसोम मदर से आ जाएंगे, तो वापस जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो जाइगोट बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर मियोसिस नहीं चलेगा, अगर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस चलाते हैं हम गैमीट्स के अंदर, तो चीज़ें जो होंगी वो गड़बड़ हो जाएंगी, प्लॉइडी मेंटेन नहीं रह पाएगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसी के साथ साथ में जब मैं बात करती हूँ इनका कंप्लीटली फ्लो कैसा होता है, तो मैंने जैसे बताया था माइटोसिस के बारे में, इंटरफेज होता है, इंटरफेज के अंदर G1 S and G2 वापस सेम, उसके बाद में मियोसिस 1 आता है, मियोसिस 1 और फिर देन मियोसिस 2 आता है, लेकिन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक इंटरकाइनेसिस फेज भी आता है। ठीक है, अब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बता रही हूँ इनके बारे में थोड़ा, यानी कि मियोसिस 1 में क्या होता है, फिर देन मियोसिस 2 में क्या होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सेम वही सेम चीज़ें यहाँ पे चल रही होती हैं, बस यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना मियोसिस 1 के अंदर, तो वो थोड़ा डिटेल में हमें देखना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे उसमें जो प्रोफेज 1 है वो थोड़ा डिटेल में है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था इंटरफेज, देन इंटरफेस के अंदर हमें पढ़ा था कि G1 होता है, S होता है, देन G2 होता है। S के अंदर जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होती हैं वो डबल होती हैं, फिर अपने आप को डुप्लीकेट करती हैं, एंड साथ ही साथ में जो हमारा DNA है वो रेप्लिकेट करता है अपने आप को। एंड देन G2 फेज में, यानी कि गैप सेकंड फेज में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर भी बहुत सारे सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो अपने आप को डबल कर लेते हैं। एंड फिर इस तरीके से हमने पढ़ा था प्रोफेज के बारे में, मेटाफेज के बारे में, हमने सोन चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो बस डिफरेंट है थोड़ी सी, वो यही है कि यहाँ पर जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, इस तरीके से चीज़ें जो है जो मैंने बता दी अभी, बस वही डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का। लेकिन बाकी जो चीज़ें चलने वाली है प्रोफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, वो नियरली सिमिलर ही होंगी। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ी चीज़ें अलग हैं, जैसे क्लासमेटा का फॉर्मेशन होना है ना, और फर्दर स्टेजेस जो हैं प्रोफेज के अंदर वो थोड़ी डिफरेंट होगी। तो वापस मैं बता देती हूँ, इंटरफेज के बाद में मियोसिस 1 के अंदर फर्दर फेजेस प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, फिर आएगा इंटरकाइनेसिस जो कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को सेपरेट करता है। फिर आएगा मियोसिस 2, उसके अंदर भी प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, फिर देन साइटोकाइनेसिस, एंड देन हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स होंगे, ओके, जो कि डाइप्लॉइड सेल से बने थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो।